स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आज की क्लास में अध्याय 5 के लघुरात्मक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। तो मैं आज की क्लास में बताऊंगा कि लघुरात्मक वाले क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जो आज पढ़ेंगे। मेरी क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्षेत्र के मैदानों को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए को सम्मिलित कीजिए। पहला क्या है हमारा? यूरेशिया। यूरेशिया का सम्मिलित है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज है स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका का पेरिज। क्या है? पेरिज। और अर्जेंटीना का पंपाज। और दक्षिण अफ्रीका का वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन। और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। तो आपको ये सम्मिलित वाला क्वेश्चन भी 3 नंबर का आता है, जो आपसे बताया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन भी एक आपको मिलेगा जो 3 नंबर में आता है। तो हमारे क्वेश्चन भी सही हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इसे सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 26। जलवासी पशु संसारकों की संख्या घटने के 2 कारण की। पहला कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा क्या है? कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। तो 2 कारण हमने बता दी। अब अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना गहन निर्वात कृषि के 2 प्रकार लिखिए। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार अपना चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो ये क्वेश्चन भी अपना हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 28। विवर्तीय खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? तो उत्तर में है क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक उपाय एवं उपकरणों में अतिरिक्त खर्च बहुत कम होता है तथा उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। इसलिए हमें सस्ता तरीका होता है खनन का सबसे सस्ता तरीका। इसके अंदर क्या होता है कि सुरक्षा का उपायों एवं उपकरणों की अतिरिक्त खर्चा कम होता है और शीघ्र अधिक और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है, इसलिए इसमें सस्ता तरीका होता है खनन का। तो अपने दूसरा क्वेश्चन क्या है? अपने 28 के लिए क्वेश्चन नंबर 29। खनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। खनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। पहला धरातलीय खनन। दूसरा क्या है? भूमिगत खनन। धरातल धरातल मतलब होती है अपनी धरातल मतलब उभरी हुई कोई भी खनन, और भूमि के अंदर जो खान खुदी है उसे। ये 2 खनन की विधियों के नाम है। अब क्वेश्चन नंबर अपना 30 क्या बोल रहा है? क्या कारण है कि वर्तमान समय में विकसित देश खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं जबकि विकासशील देश खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं? उत्तर है वर्तमान समय में विकास अर्थव्यवस्था वाले देश खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इसमें श्रम लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रम शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। तो ये अपना क्वेश्चन भी हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 भी हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 31। खनन कार्य की लाभप्रदता की किन 2 बातों पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा खनन कार्य की लाभप्रदता निम्न 2 बातों पर कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंदर भी जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को शामिल करते हैं। दूसरा कारक आर्थिक कारक, जिनमें खनिज की मांग, तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, उपलब्ध पूंजी, यातायात एवं श्रम पर होने वाला खर्च आता है। ये लाभप्रदता की 2 बातों पर निर्भर करते हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। ये क्वेश्चन भी हमने हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 32। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? अपना आंसर होगा क्योंकि
क्योंकि यह क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 क्या बोल रहा है? विश्व स्तर पर भोजन संग्रह के अधिक महत्व नहीं होने के कारण बताइए। तो उत्तर क्या बोल रहा है? क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों में उष्णकटिबंध वन्य के भोजन संग्रह के उत्पादों का स्थान के लिए। तो अपनी ये क्वेश्चन भी हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 को हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 34। अब ये देखो, ये भी वो लघुरात्मक क्वेश्चन है। अब अपना आगे निम्नात्मक क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाणिज्य पशु पालन एक विशिष्ट गतिविधि है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है जिनमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले, ऊन और वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग एवं डिब्बा बंद कर विश्व में बाजारों में निर्यात किया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यक्ति स्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, यूरुग्वे और अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। कौन विश्व में कौन से आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और अमेरिका, विश्व में ये अपनी ये क्वेश्चन भी हल है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के संसाधनों एवं प्रतिशतों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका? विकसित यातायात के साधन तथा प्रशिक्षकों के उपयोग से डेयरी उत्पादन को अधिक समय तक संरक्षित तथा पाश्चुरीकरण कर रहे हैं और लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है, जो विस्तृत पैमाने पर की जाने वाली डेयरी कृषि के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर इसको भी याद कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका ये है, स्थानीयकृत कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। स्थानांतरित कृषि के बारे में ये जरूर पूछ लेता है, कुछ क्वेश्चन तो जरूर आते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है और विवेचना कीजिए। तो आपको स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि एक स्थायी कृषि है, अस्थायी कृषि है। मतलब एक 2 साल इधर कर ली, 2 साल कहीं और, तो ये स्थायी नहीं है, अस्थायी कृषि है। तथा इस प्रकार के कृषि उत्पादन में वनस्पति को हानि पहुंचती है। स्थानीय कृषि में यदि मृदा उपजाऊ में कमी हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ना पड़ता है। वही बात अभी मैंने तो 2 सेकंड पहले बताई, वही बात आ गई। और दूसरे क्षेत्रों की भूमि की वनस्पति को काटकर जलाकर उन क्षेत्रों को कृषि के लिए साफ किया जाता है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। इस कृषि को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है। इस कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। तो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि पर्यावरण को हानि के कगार पर पहुंच जाते हैं। वनस्पतियों को काट जलाकर उन क्षेत्रों में कृषि के लिए साफ किया जाता है, इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी मोस्ट जरूर लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट। ये परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ट्रंक कृषि से क्या अभिप्राय है? ट्रंक कृषि आप क्या समझते हैं? ट्रंक कृषि क्या है? कैसे पता सकता है ट्रंक कृषि क्या है? ट्रंक कृषि से आप क्या समझते हैं? ट्रंक कृषि किसे कहते हैं? तो अपना उत्तर है, नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रंक कृषि कहलाता है। नगरीय क्षेत्र के मतलब नगर है, इसके चारों ओर सब्जी को उगाना ट्रंक कृषि कहलाती है। और फार्म और बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय की जाती है, फार्म और बाजार के बीच की दूरी में एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर ट्रंक कृषि रखा गया इसका नाम। जो रात भर में ट्रक बाजार से एक ट्रक तय दूरी करता है पूरी, उसे इसलिए इसे ट्रंक कृषि नाम रखा गया है। ट्रक कृषि, ठीक है ना? ट्रक कृषि, क्योंकि ट्रक की सब्जी को आदान प्रदान एक स्थान से दूसरी मंडियों में ले जाता है, इसे ट्रक कृषि कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको वेरी वेरी मोस्ट अवश्य। ओके, यह भी वेरी वेरी मोस्ट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
अब क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या रहा? बाजार सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बाजार सब्जी कृषि की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है और ताज़ा वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। बाजार सब्जी कृषि की मांग इसलिए रहती है नगरीय क्षेत्र में से ये की जाती है क्योंकि ताज़ा व नगरीय क्षेत्र के समीप उस मांग को पूरा करने के लिए इसलिए नगरीय क्षेत्र के समीप की जाती है। वह ताज़ा मतलब कि आप ऐसे बोलते हैं कि अपन ताज़ा सब्जी लेके आएंगे नगर में वहाँ चलेंगे बाजार में अच्छी सब्जी मिलेगी। यहाँ तो कल की मिल जाए, परसों की, बाजार में आज की मिलेगी, इसलिए नगर के समीप की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 39। 39 क्या है? रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि की मुख्य विशेषता व क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। रोपण कृषि, पहले तो क्या बोला, रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि किसे कहते हैं, रोपण कृषि को समझाइए क्या है आप। रोपण कृषि यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही फोकस दिया है, जिसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता क्या अपनी, इस कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। दूसरा क्या है, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या विशेषता अपनी, यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर एक संकेंद्रण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन अपना, चौथा मतलब विशेषता क्या अपनी, इसमें सस्ते एवं श्रमिक यातायात के विकसित संसाधनों की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। पांचवी विशेषता क्या है? पांच विशेषता है, इस प्रकार की कृषि का अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन है पहले तो ये देखो, इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, पहला तो ये है। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि के क्षेत्र। तो आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में ऐसे पूछा है रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, तो अपन को बतानी है विशेषता, ये बतानी 5 विशेषता अपन को। अगर आप रोपण कृषि की परिभाषा पूछे तो अपन को ये बतानी है। ओके, ये 1 नंबर में पूछेगा रोपण कृषि परिभाषा, और रोपण कृषि विशेषता 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन रोपण कृषि के क्षेत्र। विश्व में विभिन्न देशों में निम्न रोपण फसलें उत्पादित की जाती है। भारत एवं श्रीलंका में चाय की जाती है, और मलेशिया में रबर की जाती है। पश्चिमी द्वीप समूह गन्ना केले की जाती है। फिलीपींस नारियल एवं गन्ने की जाती है। इंडोनेशिया गन्ने की जाती है। ब्राजील में कॉफ़ी की जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन नंबर 39। इसी में आपको क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इनको आप बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या पूछ रहा है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के 3 अंतर लिखिए। अब अंतर बताना है अपन को, चलवासी और वाणिज्य पशुधन। तो चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय रहा है, और वाणिज्य में पशुधन पालन चलवासी पशुचारण के बाद नया व्यवसाय है। ये प्राचीन व्यवसाय रहा है और इसके अंदर नया व्यवसाय है। और दूसरा अंतर क्या है, इस प्रकार के पशुचारण में अनेक प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है चलवासी पशुचारण में। और वाणिज्य पशुधन पालन में उस क्षेत्र की भौगोलिक दशा में रहने वाली विशेष पशुओं को रखा जाता है। मतलब भौगोलिक दशा को देख रख के अपन को पशुओं को रखा जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। तीसरा अंतर क्या है, चलवासी पशुचारण में संलग्न लोग चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इसके अंदर क्या है कि लोग चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं, चलवासी पशुधन। इसके अंदर चलवासी मतलब कि स्थानांतरण, मतलब जहाँ पर चारा व जल मिलेगा वहीं चलवासी मतलब चले जाएंगे। और इसके अंदर वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुपालन करने वाले निश्चित स्थान पर फार्मर के रूप में पशुओं का पालन करेंगे। मतलब कि ये फार्मर मतलब कि फार्मर को होता है, इसके अंदर अपन पशुओं को पालते हैं। उसी तरह पालतू को क्या बोलते हैं, फार्मर। इसलिए इसे निश्चित स्थान पर फार्मर के रूप में पशुओं को पालन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका राइट है। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, आदिकालीन निर्वात कृषि व गहन निर्वात कृषि के 3 अंतर लिखिए। आदिकालीन निर्वात कृषि व गहन कृषि निर्वात कृषि में अंतर। पहला अंतर है, यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसको उष्णकटिबंधीय कृषि क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है।
आदिकालीन को तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, इसके एशियाई के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। ऐसी आदिकालीन निर्वात कृषि, ऐसी कृषि में इन क्षेत्रों को वनस्पति जला दिया जाता है और तथा उससे प्राप्त राख उर्वरक कार्य क्षेत्र करती है। इसके अंदर दूसरा है, ऐसी कृषि में भूमि का गहन उपयोग होता है और उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या था, आदिकालीन के अंदर वनस्पतियों को काटकर जलाकर उसे राख उर्वरक के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या आता है, खाद के रूप में गोबर व हरी खाद का उपयोग करके उर्वरकता बनाया जाता है खेती को। तीसरा अंतर क्या है, इसमें प्रति इकाई उत्पादन कम होती है, इसमें कि उत्पादन कम होता है आदिकालीन निर्वात में, और गहन कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, इसके अंदर उत्पादन अधिक होता है। अपना क्वेश्चन भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 42 गहन निर्वात कृषि एवं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में 3 अंतर लिखिए। गहन निर्वात कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। पहला अंतर है, यह कृषि घने वसीय क्षेत्रों में की जाती है। वही बात, यह कृषि इसके अंदर क्या होगा, यह कृषि एशिया की मतलब एशियाई क्षेत्रों के घने वसीय क्षेत्रों में की जाती है। तो इसमें भी वही है, यह कृषि घने क्षेत्र में की जाती है। विस्तृत वाणिज्य कृषि, यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा अंतर है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है लेकिन कुल उत्पादन अधिक होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम मतलब प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन कम होता है लेकिन कुल उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके अंदर क्या है, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन कुल उत्पादन कम होता है। गहन निर्वात कृषि, गेहूं चावल मुख्य उपज है लेकिन ज्वार बाजरा सोयाबीन जौ आदि फसलें उगाई जाती है। इसके अंदर मुख्य फसल गेहूं, इसके अलावा मक्का जौ राई जई भी उगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 मिश्रित कृषि व डेयरी कृषि में 3 अंतर लिखिए। मिश्रित कृषि और डेयरी अंतर में पहला अंतर है, इस कृषि में फसलों के साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है। मिश्रित कृषि के अंदर फसलों के साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है, और डेयरी के अंदर इस कृषि में केवल पशुओं का ही अधिक पालन किया जाता है। इस फसल के साथ पशुओं का पालन किया जाता है, इसके अंदर डेयरी के अंदर पशुओं का पालन ही अधिक किया जाता है। मिश्रित कृषि का दूसरा अंतर, फसलों को फसलें बोई जाती है, फसलों में खाद फसलें बोई जाती है मिश्रित के अंदर। इसके अंदर पशुपालन दूध एवं दूध उत्पादन मांस और ऊन के लिए किया जाता है। तीसरा अंतर, यह कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र वहाँ कृषि की जाती है मिश्रित कृषि। डेयरी कृषि, यह कृषि नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के निकट की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हल गया। क्वेश्चन नंबर 43 भी अपना हल गया। क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट एंड फाइनल अपना क्वेश्चन है 44। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन में अंतर। इस खनन विधि को विवृत खनन भी कहते हैं। धरातल को क्या बोलते हैं, विवृत खनन भी बोलते हैं, इसे विवृत खनन भी कहते हैं। भूमिगत खनन, इस खनन विधि में कूप की खनन भी कहते हैं। भूमिगत खनन को हम कूप की खनन भी कहते हैं। तीसरा अंतर क्या है, यह खनन सबसे सस्ती विधि है, धरातलीय बहुत सस्ता है, जबकि भूमिगत या धरातलीय खनन विधि में धरातल खनन विधि से महंगी होती है। तीसरा अंतर है, इस विधि में उपकरण एवं सुरक्षा के उपायों पर कम खर्च होता है, इसमें लागत कम होती है धरातली में, जबकि इस विधि में उपकरणों एवं सुरक्षा के उपायों पर अधिक खर्च होता है। मतलब इसके अंदर अधिक खर्च होता है भूमिगत के अंदर, धरातल के अंदर कम खर्च होता है। चौथा अंतर है, खनन की यह विधि कम जोखिम भरी होती है। इसमें अपन को क्या होती है, धरातल के अंदर अपन को जोखिम कम रहता है, जबकि भूमिगत के अंदर जोखिम बहुत अधिक होता है। मतलब जोखिम का मतलब खतरा, मतलब धरातल में खतरा बहुत कम होता है, जबकि भूमिगत के अंदर बहुत अधिक खतरा होता है। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अब हम कल क्लास में फिर मिलेंगे। अध्याय पहला की आज की अध्याय 5 का पूरा क्वेश्चन हमने हल किया, जो प्रत्येक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन को अवश्य दबाएं। ऑल स्टूडेंट्स को थैंक्स।